आपके बीच हाजिर हैं अपनी टोली के साथ निठल्ला। शहर में नाटक करने ये निठल्ला पहुंचा। जी हाँ, जब एक बेरोजगार लड़का 70-80 के लगभग नाटक करके भी सही नहीं, इंटरव्यू करके भी और बस इंटरव्यू ही देता रहे और 30-32 की उम्र तक ये इंतजार करता रहे कि उसकी भी शादी होगी, मगर ये नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि उसकी नौकरी नहीं रही। और फिर गांव, घर, कुनबा, कुटुंब सब में उठना बैठना बंद। वो इसलिए कि जरूर इसी की नीयत में कुछ खोट होगा, तभी तो इसकी शादी नहीं हुई। 10 बात की एक बात, अगर कोई युवक शादी और रोजगार से चूक जाए तो ऐसी हालात में वो अक्सर निठल्ला होता है। सारी दुनियादारी का सॉफ्टवेयर समझ में आ जाता है, वो जानता है कि क्या हो रहा है और क्यों होता है। FTV पर लड़कियां क्यों खाक छानती फिरती हैं? और उसकी तरफ तीनों नजर छोड़ती है। आस्था चैनल पर क्यों परम पूजनीय सधे साधु जी महाराज ज्ञान ध्यान मोक्ष की बातें करते हैं और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए उस पर निठल्ला बड़ा ही जल्ला है। वो जानते हैं कि वो हीरोइन जो खुशबूदार साबुन से नहा रही है, नहाते हुए बार बार टीवी स्क्रीन वेरी एडवांस की ओर क्यों चलाती है। निठल्ला जानता है कि ये बेचारे भी हालात के मारे, तभी तो इन्हें इतने ऊंचे काम करने पड़ते हैं। नहीं तो आप बताइए, किसी हीरोइन को किसी कंपनी का महज 7 रुपए का साबुन बेचने के लिए भला नहाकर दिखाने की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट की डिमांड है, साबुन से बदन का मैल उतरते हुए दिखाना सीन की डिमांड है, तो फिर उस हीरोइन को मेरी ओर झांकने की क्या जरूरत है। वो हीरोइन उसी तरह मेरी ओर झांकती है जैसे मेरे बाप की ओर। अब रही बात परम पूजनीय श्रद्धे साधु जी महाराजों की, तो उनकी बात मैं आपके सामने नहीं करूँगा, भूल से भी नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैंने गलती से ये कह दिया कि ये सब भी बेचने खाने का धंधा है, तो अभी यहाँ पर नारेबाजी हो जाएगी, हो सकता है मेरी पिटाई भी हो जाएगी, भारतीय जनमानस की आस्था पर चोट करने का सवाल खड़ा हो जाएगा, 1 मिनट में मीडिया कवरेज हो जाएगी और फिर सुबह से शाम तक सभी न्यूज़ चैनल ये खबर दिखा दिखाकर सबको बोल करेंगे। मैं बिना वजह इतना फेमस नहीं होना चाहता, और वैसे भी अगर किसी भगतजन ने कोर्ट कचहरी में केस ठोक दिया तो निठल्ले के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। वैसे भी दूसरों के काम में दखल देने की निठल्ले को आदत है, और आजकल लोग यूं ही किसी को अपने काम में दखल नहीं देने देते। हाँ, एक शर्त पर आप दूसरे के काम में दखल दे सकते हैं, अगर सामने वाले को ये यकीन हो जाए कि आप उसका भला करना चाहते हैं। एक बार मेरे मन में भी भला करने के लिए व्याकुल उठा, लेकिन तभी मन में तुम की भावना पैदा हो, अरे पहले अपना तो भला कर भाई, जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरे का क्या खास करेगा। अपना भला तो भाई सबका भला है, खुद का भला तो भाई तगड़ी कला है। भोले भाले भोलू को भुलाए दियो रे, जितने भी जनता के सेवक हैं सबको देखिए, सबने पहले अपना भला किया, फिर कुछ बचा कुचा तो बेचारी पब्लिक भी जो मिला खा गई और मिला और खा गई और खा गई, और हमेशा बेचारी निर्धन अभागी मजबूर पब्लिक बेकसूर पब्लिक हमेशा कहती रही ये ऊपर वाले खा जाते हैं, और ये ऊपर वाले हर बार इसी पब्लिक में से उठकर चले आते हैं। जिसको मौका मिला उसने खूब खाया, खूब
भाई अपने पास धन होगा तभी तो धन का महत्व पता चलेगा, और तभी बेचारी निर्धन गरीब जनता की भलाई करने की स्फूर्ति पैदा होगी। इसीलिए सबसे पहले अपना भला। अब देखिए भगवान जी ने भी सबसे पहले अपने लिए गरुड़ का इंतजाम किया, उसके बाद आदमी की सवारी के लिए घोड़ा बनाया, और अब कहीं 70-80 साल पहले आदमी को एरोप्लेन बनाने दिए, और खुद बहुत सदियों पहले कभी पुष्पक विमान तो कभी उड़न खटोला। अप्सराओं को भी पंख लगा दिए जना कि जहां दिल करे उड़े। मैं आज आप सबके सामने भगवान जी से पूछता हूँ, हे भगवान, भाई हमारी माँ बहनों ने क्या कसूर किया, उन्हें पंख क्यों नहीं दिए? कम से कम बूढ़ी अम्मा को सब्जी मंडी की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती, अम्मा उठती हुई जाती, सब्जी वाले मंडी को पूछती, आलू क्या भाव दिया रे? आधा किलो आलू कटोरा गले में लटकाए, बूढ़ी अम्मा उड़े जा रही, रास्ते में निकलना मेरे पाँव से लेता, पाँव लागू अम्मा, कुछ तो जवाब दो। आपकी अप्सराएं नहीं उड़ सकती हैं, हमारी बूढ़ी अम्माएं नहीं। माफ कीजिए, आपकी अप्सराएं, आपकी परियां, हमारी अम्माओं की ज़बान ही हमारे ख्यालों में आई हैं। अम्माएं जिन्होंने हमारी कल्पनाएं बुनी, अम्माओं ने बहुत सी कथाएं सुना, अम्माओं की कथाओं में हमने उठते हुए उड़न खटोले पर आपको बैठे देखा है भगवान से। अम्माओं ने सब इच्छाएं हमारे दिल में बो दी, इच्छाएं जो स्वप्न बनी और कल्पनाओं में बो दी। कल्पनाएं अप्सराओं की तरह उठती हुई इस सभागार में बैठे हर इंसान की आत्मा से गुजरती हुई किसी एक बूढ़ी औरत के हृदय में जा बसती। वो बूढ़ी औरत जो पहले बेटी थी, फिर बीवी हुई, फिर बूढ़ी अम्मा बन गई। उसका जवाब दो भगवान जी। ये भगवान जी भी दफ्तर के कलर की तरह चुप हो गए, यूं चुप गए तो हो गए भक्तों को तो बात खड़ा करने की। अब कबीर को ही लीजिए, आप क्या समझते हैं? कबीर जी दानी थे, महात्मा थे, पहले दूसरों को खिलाते थे फिर खुद खाते थे। अरे भाई कबीर जी इतने बुद्धू भी नहीं थे। अब देखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुतुब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुतुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुतुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। देखिए कितना चालाकी से वाला दोहा है जनाब। सबसे पहले कुटुंब का इंतजाम, फिर अपना, फिर कुछ बचा कुचा तो उन्हें साधु की याद, मगर मुझ बेचारे का तो ना कुटुंब और ना ही खुद अपना, और साधु भी मेरे दर से हमेशा खाली ही जाते रहे। इसलिए सोचा कि भला जरूर करें, क्यों ना गांव की उस असहाय का भला किया जाए जो बुढ़िया है, बीमार है, लाचार है, अपाहिज है, और बहुत दूर से पर एक 18-19वीं रिश्तेदारी में मेरी मौसी गई, ताबड़तोड़ मौसी के घर पहुंचा। मौसी कित पड़ रही है? मौसी चिल्लाई, कौन है वहां? मेरे गुस्सा। मैंने कहा मौसी जब तुझे डॉक्टर को दिखा दूं। मौसी उदासी में डूबी हुई, अरे इनके डॉक्टर करेगा बेटा, एक तो भगवान के पास ही जाऊंगी। मैंने कहा मौसी क्या जिंदगी से इतना उठ गई है? मौसी उदासी में डूब गई। अरे भाई तो मौत ही बोली, ठीक है क्या करूंगी? हाजरी मौसी मौत को भला समझती, भला करने का वक्त आ गया। मैंने मौसी के सामने चयन सूची रखी। मौसी तुम कैसे मरना पसंद? जहर दे दूं, गला घोट दूं, फांसी पे टांग दूं, या हथौड़े से सिर फोड़ दूं? मौसी जैसा तुम। मौसी चिल्लाई, गुस्सा, बुरा हाल, तेरे मुंह में कीड़े पड़े क्रम की ने, नगर न छूते, टूटे सत्यानाश हो तेरा बेड़ा गर्क हो तेरे कीड़े बड़ी मुश्किल से जान बचाता बाबा, बड़ी मुश्किल से जान।
लेकिन उस दिन निठल्ले ने कसम खाई, सच में आपकी कसम है कि आज के बाद निठल्ला कभी किसी का भला नहीं करेगा। मगर उसी शाम शिवशंकर बाबू आ गए, बोले भला करना चाहते हो? मैंने कहा नो नो। बोले हो? मैंने कहा नो। बोले हाँ हाँ हो। मैंने कहा नो नो। बोले ना ना हो, तो मैंने भी कह दिया हो। बोले भला करना चाहते हो तो मेरा करा दो। मेरा तबादला एक निहायत ही घटिया जगह हो गया, किसी बढ़िया जगह करा दो, वो नहीं तो जहाँ हाल फिलहाल हूँ वहीं रुकवा दो। मैं बड़ा खुश, वाह ये भला तो मेरे हाथों होकर रखा। शाम को ठीक 5:30 बजे बड़े साहब के बंगले पर पहुंचे। बड़े साहब कह रहे, बड़े साहब लोन में खड़े हैं, यूं के यूं पैंट में हाथ डाले, डूबते हुए सूरज को इस तरह देखते हैं जैसे वो उनका चपरासी, और जाते वक्त उन्हें सलाम करने आए। आसमान को इस तरह देखते हैं जैसे वो उनके सामने कलरती का बेचारा बेरोजगार आसमान। फूलों के पास जाते हैं, वो दूर से ही सुनते हैं, जाती करता है कि झुक जाए। निठल्ले से तो नहीं रहा गया, कह दिया आप फूलों को खुलकर तो नहीं सुनते? जवाब भी आया, क्या है कि अपने ही बगीचे के फूल सुनते, बड़ा अजीब। मैंने कहा अजीब माने क्या, कैसे लगता है? बोले ऐसे लगता है जैसे अपने ही पौधों से घूस पर तरस खाते हुए से बोले आप कौन? मैंने पहचाना नहीं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सर मैं निठल्ला हूँ, लोगों को बदनाम करता हूँ, शहर में अफवाहें फैलाता हूँ और शहर के अखबारों को काम देता हूँ। अभी आपका भी कोई स्कैंडल पिछले दिनों सुनने में आया, मगर मैंने आगे जाने से रोक दिया। बड़े साहब ने मुझे झट पहचान लिया। एक ऐसे आदमी को जिसे जिंदगी भर ना देखा हो, उसे 1 मिनट में पहचान लिया। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको उम्र भर याद रखे, तो उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट ही मत उठाओ। उसका कोई ना कोई स्कैंडल हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो उसे पैदा करो, अफवाह फैला दो। यकीन मानिए अफवाह अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है। सामने वाला सपने में भी प्रेमिका के बाद आपका चेहरा देखेगा, और ये भी हो सकता है कि आपके बाद प्रेमिका का चेहरा देखे। बड़े साहब की आंखों में भी मैं सपना बनकर डर रहा था। मैंने पूछा सर देश में जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसका सामाजिक सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? बड़े साहब पूछ पड़े, बोले देखिए ना कपूर फाइनेंस में चला गया, रस्तोगी एजुकेशन में आ गया, शर्मा फिल्म में चला गया। मैंने कहा सर इन सब का देश पर क्या फर्क? बोले बहुत हुआ है जी, देखिए ना कुमार लीव पर है, शुक्ला ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा सर इन सब का देश पर क्या फर्क पड़ा? साहब बौखला गए, क्या देश का है, हम देश नहीं है क्या? हम है तो देश है, हम ढंग से रहेंगे तो देश ढंग से चलेगा। अब देखिए सबको प्रमोट कर दिया, मैं बनी तो मानी, देश क्या तरक्की करेगा? मामला बिगड़ गया सर। 2 कौड़ी का रामाशंकर साला मुझसे आगे निकल गया, मामला बिगड़ गया साहब। मगर शिवशंकर का बात तो मुझे करना ही था, लिहाजा मैंने उसके ट्रांसफर की बात कर डाली। बड़े साहब उदासी में डूबे हुए बोले कहाँ तबादला करो? अगले शहर सीएम का भांजा है, उरले शहर एएम का साला है, बदले में एमएलए का भांजा है, अगले में फलां की मौसी का 10वां सबूत है, पिछले में ढिंके पिनाने का 9वां सबूत है। मैंने कहा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी का कोई ना हो। तो जवाब आया हाँ एक जगह है। मैंने कहा कौन सी? बोले वहीं जहाँ शिवशंकर बाबू का तबादला हो। ऐसा फासले
कोई अप्रोच नहीं, पैसा पास नहीं, कोई अप्रोच नहीं, बदला जमाना भाई, अपनी सोच वही, कोई तबादला कराए दियो रे, बनायो शिवशंकर बाबू का तबादला नहीं हुआ। शिवशंकर बाबू के तबादले के भाग दौड़ के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिस पर देश की राजनीति का भविष्य निर्भर है। जी नहीं, वो शख्स नेता नहीं है, नेता का चमचा है। नेता तो पुराने जमाने का आइटम सॉन्ग हो गया, इस समय लोगों की जबान पर रहता है, पर चमचा इज ऑल टाइम हिट, पूरे समय एफएम की तरह बजता है, पूरे समय। मेरा अंदाजा है इस समय देश की राजनीति में लगभग 50,000 चमचे काम कर रहे हैं। ये प्रधान चमचे, लोकल चमचे, उप चमचे, रुपया चमचे वगैरह वगैरह। नेताओं का दुनिया से परिचय चमचे की मात्रा होता है। कुछ दिनों में नेता को ये विश्वास हो जाता है कि इस विशाल दुनिया में मेरे चमचों के सिवा कोई नहीं। जिस तरह भगवान कण कण में व्यापक है, उसी तरह चमचा भी कण कण में बैठा नेता। जिस तरह भगत थोड़ा सा प्रसाद भगवान को चढ़ा देते हैं और बाकी आपस में बांट देते हैं, यहाँ चमचा भगत बन जाता है, थोड़ा सा प्रसाद नेता को चढ़ाता है, बाकी आपस में। दोस्तों, मोक्ष की बात, यही वो मोक्ष है जिसकी बात बड़े बड़े पुराणों में की गई है। नेता और चमचा मिलकर एक होता है, आत्मा परमात्मा मिलकर एक होता है। दोस्तों, इन चमचों का सुख नेता कुछ समय के लिए भोगता है, उसके बाद उसकी लुटिया डूब जाती है, चमचे तैर कर किनारे लग जाते हैं और दूसरे नेता के चमचे हो जाते हैं। नेता मरता रहता है, चमचे अमर होते रहते हैं, नेता मरता रहता है, चमचे अमर होते रहते हैं। आप चमचे का खेल देखिए, चमचा बड़ी तरतीब से ये बात खिलाता है कि वो नेता का विश्वास था। नेता जिस बात को भी देगा वो हर जगह देखता है, ठीक पीछे मुस्कुराता है। नेताजी को गुरमाई पड़ती है, नेताजी माला समाते हैं, नेताजी आगे बढ़ते जाते हैं, चमचा रास्ता बनाता है, बाथरूम में घुस जाता है, बैठक में दिखाई देता है, तो सॉरी घर में भी घुस जाता है। लोग उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि काम होगा तो इसी के थ्रू होगा। लोग उसे सलाम करते हैं, चाय पर बुलाते हैं, उसका समाज में रुतबा बढ़ जाता है। कितने बड़ी तरतीब से बात कराता है। राजधानी जाना है, नेताजी ने बुलाया है, उप चमचों का नेटवर्क पूरे इलाके में एक बार फिरा देता है, काम करवाने वालों का ताला लगता है। भाई जी, इस बार तो हमारा काम हो जाए। भाई साहब, आप दिल्ली कब जा रहे हैं? भाई जी, इस बार तो हमारा काम हो जाए। चमचा भी छाती पीटता है, अरे इस बार तो मैं करवा दूंगा, वो तो पिछली बार भी हो जाता, लेकिन सेक्रेटरी बाहर। चमचा यकीन दिलाता है कि अगर ये दुनिया घूम रही है तो वो नेता की चाल है। खैर छोड़िए, इतनी भागदौड़ के बाद भी शिवशंकर बाबू का तबादला नहीं हुआ। तो शिवशंकर बाबू ने बुझे मन से अपना बिस्तर गोल किया। मैं क्योंकि उनका भला चाहता था, इसलिए मैं भी सहानुभूति बस उनके साथ हूँ। क्या देखता हूँ मैं निकला साहिबा, क्या देखता हूँ सामने वाली सीट पर 3 मुसाफिर बैठे, एक बुढ़िया, एक जवान और एक जवान लड़का बुढ़िया की बड़ी सेवा कर रहा। मैं समझ गया, ये लड़का बुढ़िया का बेटा तो हो नहीं सकता। लड़का सेवा तो बुढ़िया की कर रहा था, लेकिन सेवा का फल लड़की की आंखों में वो लड़की का प्रेमी था, लेकिन प्रेमी नहीं, प्रेमी होने की राह पर मैं लड़की के दिल में जाना हो तो लड़की के माँ बाप के दिल की राह से जाना होता। इसका लगता था कि उसका पहले से परिचय नहीं, कभी कभार आन जाना होता होगा या उसके बाजार का सामान मंगवाते होगी। लड़का बामुश्किल प्रभाव डालने की स्थिति में था, सोचा होगा इस सफर में काम तमाम लगा। एक दिन का सफर एक जिंदगी के बराबर होता है।
गाड़ी रुकती हुई ठहरती हुई मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाती। अब याद रखिए, इस सफर में उस मुसाफिर का जिक्र नहीं है जिसकी गाड़ी छूट गई। सफर शुरू होने से पहले ही तमाम रास्ते की खूबसूरती, उसका बीहड़ देखने का मौका तो मिला ही नहीं, जिसकी गाड़ी छूट गई। इसीलिए दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे, जिंदगी की गाड़ी का सफर जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी जिस आखिरी स्टेशन पर जाकर रुकती है वहाँ से वो वापस नहीं आती। हाँ, तो मैं कह रहा था जिंदगी का सफर एक गाड़ी के सफर के बराबर होता है। रोज रोज पढ़ने वाले सारे काम सफर ही होते हैं, रोज रोज पढ़ने वाले सारे काम सफर होते हैं। और उम्मीदवार को पूरी योग्यता होती है कि वो अपनी योग्यता जता सके। लड़का भी अपनी उम्मीदवारी जता रहा था, उसने भी खिड़की ठीक से खोली थी, 2 बच्चों को झाड़ कर बचा दी, चद्दर अच्छे से बिछा दी थी, पंखे का गुड़िया की तरफ कर दिया था, गुड़िया के लिए पानी की बोतल ले आया था, 2-3 मैगजीन कवर लेकर आया, सबसे ऊपर फिल्मी मैगजीन रखकर वो पुलिंदा लड़की को दे दिया। मैगजीन कवर पेज पर काजोल और अजय देवगन का चित्र है। अजय देवगन ने काजोल का हाथ अपने हाथ में ले रखा। लड़का उसे सजा रहा है, अपना भी ऐसा हो जाए तो कैसा रहे। गाड़ी रुकी, लड़का चिप्स ले आया, कुछ बुढ़िया ने लिया, कुछ लड़की ने भी लिया। लड़के की आत्मा तृप्त हुई, उम्मीदें और बढ़ गई, गाड़ी चल पड़ी थी। लड़की के मुंह से निकला, चाय होती तो कितना अच्छा। खैर छोड़ो, लड़का आनंद खान में खड़ा होता है, थर्मस उठाता है, चलती गाड़ी से पूछ आता है, 50 किलोमीटर फेंकता है, चलते होता है, गाड़ी की गति लगातार बढ़ रही है, दुनिया की धड़कनें बढ़ गई। आखिर लड़का चलती गाड़ी में चढ़ गया। गुड़िया को चाहिए तो गुड़िया ने चिंता जताई, भाग में जाए चाहे, चलती गाड़ी में क्यों उतरा। लड़का लड़की की तरफ देख रहा है, कहना चाहता है मैं कितना बहादुर हूं, जान हथेली पर लेकर चलती गाड़ी से उतर सकता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। गाड़ी यूं ही चले जा रही है, लेकिन कहानी वहीं रुक गई। लड़के के मन में बात कैसे बनती, बात कैसे बनती। कि तभी गाड़ी एक स्टेशन पर आकर रुकी। एक नौजवान लड़का हाथ में अटैची लिए डिब्बे में दाखिल हुआ। नौजवान लड़के से जा रहा, लड़की उसे एक नजर देखती है, लड़का पूछ जाता है कि तभी नौजवान की अटैची का फोन लड़की से चल रहा है। लड़का गुस्से, पागल है क्या, अंधा है, दिखाई नहीं देता, आदमी बैठा फिर किससे चला रहा है। लड़की उसे रोकती है, लड़का तैश में आकर उसे 2 मारता है। लड़का उसे बता रहा है कि स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, ना तगड़ा भी होना चाहिए। बेचारा नौजवान चुपचाप खिड़की वाले सिंगल सीट पर बैठा है, गुस्से और शर्म से एकदम चेहरा लाल। लड़की उसे देख, साहिबान 3 कोने उभर गए। लड़का चिप्स का पैकेट लाया, गुड़िया को दिया, गुड़िया की आंख लग, लड़की को दिया। लड़की ने बेरुखी से लेने से मना कर दिया और गुस्से से उसकी ओर देखी और प्यार से नौजवान खिड़की से बाहर देखता है, फिर नजरें घुमाकर लड़की की तरफ देखता। लड़की खिड़की से बाहर देखती है, फिर नजरें घुमाकर नौजवान की ओर देखती। धीरे धीरे नौजवान लड़की की खिड़की से बाहर देखता है और लड़की लड़के की खिड़की से बाहर। नौजवान हो गए, बेचारा लड़का पछता रहा है अपने पर, गुस्से से रहा, मुझे खुद तो कह कि मैंने उसे मार दिया, मगर 3 कोने तो उभर चुके थे दोस्तों, ये 3 कोने हाथ तक काबू नहीं आए। लड़का बेचारा सोच रहा था कि कोई उसे पीटे और लड़के से प्यार कर देते, मगर वक्त कुछ नहीं था। नौजवान बिना कुछ के ही सारे स्टिमुलेशन पर हो गया था, चिड़िया दाना नहीं हो गया। लड़का बेचारा पछताता रह गया। ये जीवन भी पूरे का पूरा खेत है दोस्तों, बीज पनपते हैं, हरियल फसलें लहराती हैं, बीज मरते हैं, फसलें सूख जाती हैं, खेत बंजर हो जाता है और किसान यानी कि हम यूं ही खड़े रह जाते हैं। छूटी मोहब्बतां छूट गयो यार जी, आखिरी निशानी
बाकी रही दिलदार की वो छल्ला निशाने घुमाए दियो रे बनायो मेरा तो साहिबान, ये 3 कोने त्रिकोण फिल्मों से लेकर जिंदगी तक आज तक भरे पड़े। त्रिकोण में एक को अपना इश्क कुर्बान करना है। और वैसे भी फिल्मों की अधिकतर गीत प्रेम के बिना कोई फिल्म शुरू ही नहीं होती। 2.5 साल का बच्चा ये गाता हुआ 21 साल का हो जाता है और गंदी बात करने पर उतार हो जाता है। अब करूँगा कोई बीमारी का इलाज हो ये जरूरी नहीं। बीमारी भी देख कर आती है किस तरह का आदमी मुझे झेल लेगा कि नहीं, कुछ दवा दारू करेगा कि नहीं। बीमारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा डायबिटीज से मिलती है। इसका रोगी जब बिना शक्कर की चाय मांगता है और फिर जेब में से डिब्बी में से एक गोली निकाल कर चाय में डालता है तो अपने आप को शुगर के कारखाने के मालिक से कम नहीं समझता। एक बार एक धनी अंकल के साथ अस्पताल में जाना हो गया। अंकल इतने खुश थे कि जैसे लड़के के लिए लड़की देख रहे हो। बोले जरा ब्लड शुगर चेक करा ले। ब्लड शुगर चेक करा ली गई तो बोले जरा पेशाब की जांच करा ले। पेशाब की जांच करा ली गई तो बोले जरा कार्डियोग्राम होता है। कार्डियोग्राम चेक कर लिया गया तो बोले जरा बीपी चेक करा ले, जरा अस्थमा चेक करा ले। एक से एक नामी बीमारी अपने अंदर पाले हुए, बीमारियों को उपलब्धियों की तरह पाले हुए थे और जरा भी कलेश नहीं। आज का इंसान गलतियों का पुतला है, अपने अंदर गलतियां और बीमारियां पाले रहता है। कितनी तरह की बीमारियां हम लोग अपने अंदर पाले रहते हैं, झूठ, फरेब, धोखा, लालच। जबकि इंसान मिट्टी का पुतला है, एक दिन हमें मिट्टी में मिल जाए। बाबा बुल्ले शाह ने कहा भी है, बाबा माटी दे गरदार, माटी गाड़ी माटी घोड़ा माटी के हथियार, माटी माटी नू मार आई माटी के हथियार। एक दिन सब ठाट भरा रह जाएगा दोस्तों, बड़े बड़े महल खंडहर हो जाए। फिर जाने क्यों हम जिंदगी भर दूसरों के साथ झूठ का कारोबार और जाहिर है कि क्षति। हमारा ईमान किसी बैंक के लॉकर में कैद, किसी दुकान, किसी मकान, किसी नौकरी में कैद है। हमारे गैरत कहाँ है? इंसान की बात जिसे हम इंसानियत कहते हैं कहाँ है? इस समय बिकने की फोड़ जो जितना महंगा उतना ही सामान होगा, जो जितना महंगा बिकता है उतना ही ज्यादा खुश होगा। क्रिकेट से लेकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से होते हुए हमारी आत्मा का सब कुछ बिका। जाने क्यों ये अगर हम घूमने जाएं तो क्या हमें मिल सकता है कोई एक सच्चा इंसान? क्या आपका पड़ोसी एक सच्चा इंसान है? क्या वो शर्मा, वर्मा, जैन, कपूर, तिवारी, अंसारी से हटकर एक सच्चा इंसान है? अक्षय कुमार, सैफ अली खान, कैटरीना कैफ, हमारे नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई अफसर, कोई चपरासी, या फिर आप खुद, क्या आप खुद एक सच्चे इंसान हैं? मुझे जवाब नहीं चाहिए। एक निठल्ला सवाल छोड़ा है आपके बीच जो बहुत जरूरी है। मैं निठल्ला तो ये शो करके आपके शहर से चला जाऊंगा, फिर अपनी ही उदासियों में जिएगा ये निठल्ला। जिस समय आप लोग अपने बच्चों के साथ खिला रहे होंगे उस समय मैं अपने एकांत में बैठा हुआ किसी नाटक की संवाद करता हूँ। आपके बच्चे जवानियों के पंख पर उड़ रहे होंगे, खूब मुनाफेदार संबंध कमाएंगे, प्रेम संबंध कमाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूँ बदलेंगे जैसे कि टीवी के चैनल। आपके बच्चे शादी करेंगे, लव मैरिज, और फिर छोटे छोटे शिशुओं को जन्म देंगे। प्लास्टिक के छोटे छोटे गुड्डों की तरह छोटे छोटे शिशु पलने लगेंगे, बड़े होंगे। फिर एक दिन आपके माँ बाप को छोटे बच्चों से कोई पूछेगा, मामा पापा ये इंसानियत क्या होती है, ईमान क्या होता है, सच्चा इंसान
होगा जितना कि आप मुझसे। उस समय आप भी नहीं होंगे और आप भी नहीं, निठल्ला नहीं आएगा। माँ बाप हो चुके बच्चों के सवालों के जवाब देने निठल्ला नहीं आएगा। निठल्ला नहीं आएगा। मतलब का रिश्ता वो सारा जहान रे, लगता बाजार यहाँ दिखता ईमान रे। इंसानियत को रास्ता दिखाए गयो रे, बनायो इंसानियत को रास्ता दिखा